सोचो तुम रात के आसमान में देख रहे हो, हर तरफ चमकते हुए तारे और चांद हैं और दूर कहीं एक गैलेक्सी की रोशनी भी है। लेकिन इसी आसमान के बीच कहीं एक ऐसी जगह भी है जहाँ से रोशनी तक वापस नहीं आ सकती। एक ऐसी जगह जो इतनी डार्क है कि उसी यूनिवर्स का गोस्ट भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये है ब्लैक होल, जहाँ का सफ़र इंसान के लिए सबसे खतरनाक और सबसे एक्साइटिंग होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक होल बनता कैसे है, ये इतना पावरफुल क्यों है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है क्या, और अगर हम इसके अंदर गिर जाए तो हमारा क्या होगा, और क्या वाकई में ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्स का रास्ता होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक होल्स के सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। मैं हूँ हमीद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साइंस फैमिली। तो सबसे पहले सिंपल लफ्जों में जानते हैं कि ब्लैक होल क्या है। तो दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी वहाँ से निकल नहीं सकती। दोस्तों, रोशनी की स्पीड को हमारे यूनिवर्स में सबसे तेज माना जाता है। रोशनी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो चलिए इसे थोड़ा सिंपल फिजिक्स में समझते हैं। दोस्तों, ग्रेविटी एक ऐसी ताकत होती है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो मतलब जमीन हमें नीचे खींचती है, इसीलिए हम हवा में उड़ नहीं जाते। लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ कोई भी चीज बच नहीं सकती, ना ही लाइट और ना मैटर और ना टाइम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। तो इसे समझने के लिए चलो एक स्टार की कहानी शुरू से सुनते हैं। दोस्तों, हर स्टार एक न्यूक्लियर पावर हाउस होता है। अंदर फ्यूजन चलती है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम बनता है और बहुत एनर्जी निकलती है। तो ये एनर्जी प्रेशर बनते हैं जो स्टार को फटने से बचाता है। लेकिन जब बहुत बड़ा स्टार हमारे सूरज से 10 या 20 गुना बड़ा हो, जब अपना फ्यूल खत्म कर देता है, तो उसके अंदर का बैलेंस बिगड़ जाता है। बाहर की तरफ प्रेशर कम हो जाता है और अंदर की तरफ ग्रेविटी स्ट्रांग हो जाती है। फिर उसके बाद स्टार अपनी ही वेट के नीचे कोलैप्स हो जाता है। एक बड़ा धमाका होता है जिसे साइंटिस्ट सुपरनोवा कहते हैं, और बची हुई चीज इतनी कंडेंस हो जाती है कि वो बन जाती है एक ब्लैक होल। यानी एक ब्लैक होल असल में एक मरे हुए स्टार का कब्र होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हर ब्लैक होल एक जैसा होता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ब्लैक होल्स असल में 4 किस्म के होते हैं। हर एक ब्लैक होल की अपना कहानी, अपना साइज और अपना शिद्दत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स। ये तब बनते हैं जब एक बड़ा स्टार जो हमारे सूरज से 20 या 30 गुना ज्यादा भारी होता है, तब ये अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक पहुंचता है। जब वो स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देता है, तो उसके अंदर के दबाव और धमाका उसे गिरा देते हैं। इस धमाके को हम कहते हैं सुपरनोवा। और सुपरनोवा के बाद बचा हुआ वजन इतना भारी होता है कि अपनी ही ग्रेविटी से गिरकर एक स्टेलर ब्लैक होल बन जाता है। ये आमतौर पर 3 सूरज से लेकर कुछ 10 सूरज तक के बराबर वजन रखते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। दोस्तों, ये असल में ब्लैक होल्स की दुनिया के किंग होते हैं। इनका साइज और वजन इतना ज्यादा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये लाखों और करोड़ों सूरजों के बराबर वजन रखते हैं, और इनका घर होता है गैलेक्सी का बीचों बीच। हमारे अपनी ही मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक ऐसा मॉन्स्टर छुपा हुआ है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। इसका वजन 4 मिलियन सूरजों के बराबर है। दोस्तों, ये इतना पावरफुल होता है कि पूरे गैलेक्सी के स्टार्स इसके चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे परिंदे एक बड़े ढेर में उड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, इनमें से तीसरे नंबर पर आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ये ना तो छोटे होते हैं और ना ही इतने बड़े जितने सुपर मैसिव होते हैं। ये साइज में नॉर्मल होते हैं। साइंटिस्ट के लिए ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और ढूंढने में भी सबसे मुश्किल ब्लैक होल्स हैं। मानना यह है कि शायद ये छोटे ब्लैक होल्स के मिलने से बनते हैं, लेकिन अभी तक उनको ढूंढना और समझना मुश्किल है। अगर ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं तो इनका वजन हजारों सूरजों के बराबर हो सकता है। तो दोस्तों, चौथे नंबर पे आते हैं प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये वो ब्लैक होल्स हैं जो शायद यूनिवर्स के पहले कुछ सेकंड्स में बने थे। ये ब्लैक होल्स छोटे भी हो सकते हैं, यानी एक एटम की साइज के बराबर, और बड़े भी हो सकते हैं, यानी एक माउंटेन के बराबर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइंटिस्ट अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए कि ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। लेकिन अगर ये है तो शायद हमारे यूनिवर्स के सबसे पहले रिहायशों में से एक हो सकते हैं। दोस्तों, आपने इवेंट होराइजन के बारे में तो सुना होगा। ये ब्लैक होल के आसपास एक इनविजिबल लाइन होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं।
یہ وہ باؤنڈری ہے جہاں سے واپس آنا ناممکن ہے، یہاں تک کہ لائٹ بھی یہاں سے واپس نہیں آ سکتی۔ تو چلیے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ تو سوچئے آپ ایک واٹر فال کے پاس ایک کشتی میں بیٹھے ہو، دور سے سب نارمل ہے، لیکن ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں سے اگر کشتی گزر گئی تو سیدھا گر جاؤ گے، اور ایونٹ ہورائزون بھی وہی پوائنٹ ہے۔ اور دوستو آئنسٹائن نے بتایا تھا کہ گریوٹی اور وقت ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ بلیک ہول کے پاس ٹائم سلو ہو جاتا ہے، یعنی اگر ایک انسان بلیک ہول کے پاس جائے تو وہ ٹائم ٹریول بھی کر سکتا ہے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو چلیے اسی سمپل فزکس میں سمجھتے ہیں۔ تو مان لو تمہارا دوست ایک بلیک ہول کے پاس گیا ہے، تو آپ اسے ویڈیو کال کرتے ہو اور دیکھتے ہو کہ اس کا جسم بالکل سلو موو کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بالکل نارمل فیل کر رہا ہوگا، جیسے کچھ ہوا بھی نہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کا دوست آپ کو ویڈیو کال میں بالکل سپیڈ میں موو کرتا ہوا دیکھے گا، تو اسے کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن، جو بلیک ہول کے پاس ہوتا ہے۔ تو چلیے اب جانتے ہیں اسفیریفکیشن کے بارے میں۔ دوستو ہم نے بلیک ہول کے پاس جانے کا بات تو کر لیا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سوچو کوئی انسان اگر بلیک ہول میں غلطی سے گر گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے سر اور پاؤں کے بیچ گریوٹی کا فرق بہت بڑا ہو جائے گا، اور پھر انسان کھینچ کر لمبے ایک لوڈل جیسا بن جائے گا۔ تو اس پروسیس کو کہتے ہیں اسفیریفکیشن۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ سائنٹسٹ نے اسے دیکھا کیسے؟ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ بلیک ہول کو سیدھا دیکھنا ممکن نہیں۔ تو چلیے اس بات کو بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ دوستو جب ایک بلیک ہول کسی اسٹار کا میٹر کھینچتا ہے تو وہاں بہت زیادہ انرجی اور روشنی نکلتی ہے، تو اسی وجہ سے اسٹار کے انرجی اور ڈسٹ اس کے اراؤنڈ میں گھومتے ہیں، اور ہم اسی سے ہی پتہ لگاتے ہیں۔ 2019 میں سائنٹسٹ نے پہلی دفعہ ایک بلیک ہول کا فوٹو کیپچر کی۔ ایک گلوئنگ اورنج رنگ تھا جس کا سینٹر بالکل اندھیرا تھا، اور یہ تھا M87 گلیکسی کا بلیک ہول۔ اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ بلیک ہول کا بھی ایک دن خاتمہ ہو جاتا ہے؟ تو جی ہاں، بلیک ہول بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہتے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ایک آئیڈیا دیا تھا جسے کہتے ہیں ہاکنگ ریڈیشن۔ اس کے مطابق بلیک ہول دھیرے دھیرے اپنا ماس لاس کر دیتے ہیں اور ایک دن غائب ہو جاتے ہیں، لیکن دوستو یہ پروسیس بلینز یا ٹریلین سال لگاتا ہے۔ تو دوستو بلیک ہولز یونیورس کے سب سے بڑے راز ہیں۔ دوستو یہ صرف میٹر کو نگلتے نہیں بلکہ ٹائم، اسپیس اور فزکس کے قانون تک توڑ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہم بلیک ہولز کے سارے راز کھول کر نئے یونیورس کے دروازے ڈھونڈ لیں۔ تو دوستو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا بلیک ہول صرف موت کا گڈھا ہے یا ایک نئے یونیورس کا دروازہ؟ کمنٹ میں ضرور بتانا۔ دوستو اگر آپ اور پلینٹس کے بارے میں اچھی طرح سے جاننا چاہتے ہو تو آپ میرے چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہو، اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو لائک، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔